हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर मतलब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अच्छे से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज। इस चैप्टर से नीट एग्जाम के लिए कितना क्वेश्चंस आ सकता है? सो अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। मतलब ये जो चैप्टर है ये थोड़ा लो वेटेज चैप्टर है। अभी शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाम में ये, इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ हमारे बॉडी में नहीं होता, इवन इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स वी विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे अमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी एक्टिंग लाइक अ रेस्पिरेटरी सरफेस, लीच हो गया, अर्थवर्म एंड सम ऑफ द एम्फिबियंस विल बी यूजिंग देयर स्किन फॉर द रेस्पिरेशन। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स विल बी यूजिंग लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन। ऐसे ही ऑर्थ्रोपोड्स विल बी यूजिंग, लाइक इंसेक्ट्स विल बी यूजिंग ट्रेकियल सिस्टम फॉर द रेस्पिरेशन। ऐसे ही एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स गिल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन ये जो चैप्टर है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, सो हेंस वी हैव टू स्टडी अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल। एंड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम विल बी स्टार्टिंग विद अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, एंड नॉस्ट्रल्स विल बी पासिंग द एयर टू द नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से एयर आगे जाएगा, दैट इज इनटू द नेसल चेंबर। फिर यहाँ से जाएगा फेरिंग्स, बाद में लेरिंग्स। सो फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एज वेल एज एयर, एंड लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच इज एबल टू प्रोड्यूस साउंड एज वेल, हेंस इट्स कॉल्ड अ साउंड बॉक्स। फिर एयर जाएगा आगे ट्रेकिया। ट्रेकिया विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, और ये कहाँ डिवाइड होता है? एग्जैक्टली एट द लोकेशन ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। एंड ये जो दो ब्रोंकाई प्रोड्यूस होता है ट्रेकिया में, इसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। एंड प्राइमरी ब्रोंकाई विल बी गिविंग रेस्ट टू सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई विल बी एबल टू गिव रेस्ट टू टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई विल बी गिविंग रेस्ट टू bronchioles, and bronchioles will be finally giving rise to highly vascularized structure called as very thin membraned structure called as alveoli. अभी right from the trachea up till bronchioles आपको incomplete cartilage ring देखने के लिए मिलेगा, which will be helping in prevention of the collapsing of the different part of the respiratory system. So ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अभी रेस्पिरेशन एक्चुअली होता कैसे है? सो रेस्पिरेशन विल बी हैपनिंग इन डिफरेंट स्टेप्स। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, विच इज आल्सो कॉल्ड एज पल्मनरी वेंटिलेशन, विच विल बी इंक्लूडिंग दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और एयर अभी हम जो इनहेल किया ना एयर को, अभी ये कहाँ होता है हमारा एयर? ये लंग्स का एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई से आगे इसको ब्लड के थ्रू जाना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलाई। फिर एल्वियोलाई से आगे कहाँ जाता है? इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द blood. So then the transportation of gases is going to happen in the blood, and the fourth step is diffusion of gases from the blood to the tissue. फिर लास्ट में टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन जाता है, it will be utilized to break down the glucose to produce carbon dioxide and large number of ATP. Okay, so ये हो गया different steps of respiration. अभी फर्स्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज लंग्स के बारे में। राइट फ्रॉम द ब्रोंकाई अप टिल द एल्वियोलाई the structure which is covered is called as lungs. So lungs जो है it is made up of two membranes called as pleural membranes. Pleural membranes के बीच में pleural fluid होता है which will be reducing the friction on the surface of the lungs. So there are two pleural membrane and जो स्पेस होता है दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच, उसको हम इंटर प्लूरल मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं। एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी क्लोज टू द थोरैक्स एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी क्लोज टू द लंग्स। ओके, अभी ये जो लंग्स है इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सो लंग्स विल बी प्रेजेंट इनसाइड द thoracic cavity. So inside the thoracic chamber we will be able to find lungs, and it will be, thoracic chamber will be acting like a airtight chamber. So hence our thoracic chamber is dorsally it is being covered by vertebral column, ventrally covered or protected by the sternum. Laterally it will be having ribs, and lower side it will be having diaphragm. जो भी changes होगा thoracic chamber में, thoracic volume में, it will be also causing the changes in the lung या pulmonary cavity, pulmonary volume में changes आ जाएगा। Okay, so हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में तो पढ़ा है अच्छे से, लेकिन दूसरा एक तरीका है टू डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम,
Okay, that is based upon the function. So let's understand different parts of respiratory system based upon the function. So there are two parts in the respiratory system, that is conducting part and exchanging part. Conducting part starts from the nostril end up till the end of the bronchioles. It will be helping in transporting the air to alveoli, clearing the air from the foreign materials. मतलब air में जो foreign materials होते हैं, foreign particles होते हैं, उसको clear करता है. Conducting part, it will be also humidifying the air. Also it will be bringing the air to the normal body temperature. हमारा body temperature अलग होता है, बाहर का temperature अलग होता है. Whatever air that you inhale, that air will be, converted into the normal body temperature. Okay, फिर exchanging part क्या करता है? It is also called as respiratory part. So it will be exchanging the air. मतलब डक्स ऑफ alveoli में ये जो फंक्शन है ये होता है. डक्स ऑफ alveoli और alveoli में एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होता है. सो इट इज द साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. मतलब यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. मतलब प्राइमरी सेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ होता है, दैट इज इन द alveoli एंड इन द डक्ट्स ऑफ alveoli. सो अभी हम फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग जो है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है, पल्मनरी वेंटिलेशन जो है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट फर्स्ट स्टार्टेड विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज पल्मनरी वेंटिलेशन, विच विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. सो इंस्पिरेशन मतलब है क्या? एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करना, ड्रॉ इन करना, इनहेलेशन होता है. एक्सहेलेशन इज नथिंग बट रिलीजिंग आउट द alveolar एयर. ओके, अभी एस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट और प्रेशर डिफरेंसेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फियर. ओके, सो इंस्पिरेशन कब होता है? इंस्पिरेशन होता है जब when intrapulmonary pressure is going to be less than atmospheric pressure. Okay, मतलब atmospheric pressure जो है, atmospheric pressure में जब ज्यादा गैसेस होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द लंग्स, उस टाइम इंस्पिरेशन होता है. दैट इज इंट्रापल्मनरी प्रेशर जब कम होता है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हेन इंट्रापल्मनरी प्रेशर इज गोइंग टू बी लेस दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन देखने के लिए मिलेगा. एंड कॉज ऑफ दिस एयर विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स. फिर एक्सपिरेशन कब होता है? दैट इज व्हेन द इंट्रापल्मनरी प्रेशर इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन और मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब आपको मतलब अभी आपको लंग्स से एयर बाहर निकलते हुए देखने के लिए मिलेगा. ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको यहाँ देखना चाहिए, दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. जब प्रेशर ज्यादा होता है वहाँ वॉल्यूम कम होता है. जब एक जगह में वॉल्यूम ज्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होता है. सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा. ओके, so दो जो पार्ट है which will be actually helping in the breathing process, that is diaphragm and कुछ muscles. Okay, that is intercostal muscles. So diaphragm जो है, it is a muscular structure which is separating the abdomen and thorax, and it is usually dome shaped when it is relaxed. लेकिन it can even get contracted, that is it can even show flat shape, and this happens during the inspiration. And diaphragm is something which will be actually initiating the respiration. फिर आता है intercostal muscle. as a name से intercostal muscle, ये जो muscle से ये ribs के बीच में होता है. there are two types of intercostal muscles that we can see, that is external intercostal muscle and internal intercostal muscle. so normal breathing के लिए जब हम normal breathe करते हैं उस टाइम हमें काम आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. फोर्सफुल ब्रीदिंग प्रोसेस में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आता है काम में अलोंग विद द एब्डोमेन. ओके, सो ये हो गया हमारा दो पार्ट विच विल बी हेल्पिंग इन द mechanism of breathing. So now let's understand mechanism of breathing quickly, starting with the inspiration. So as we just saw before some time, inspiration is initiated by the diaphragm. So when we have to inspire, matlab when we have to inhale, what happens? The diaphragm, which is usually dome shape, it will become flat shape. और इसके वजह से क्या होता है? There is going to be increase in the volume of the thoracic chamber in anterior posterior axis. मतलब up और low direction में क्या होता है? वॉल्यूम ज़्यादा होता है. लंग्स का वॉल्यूम मतलब thorax का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है because of the diaphragm getting flat. Okay, when diaphragm contracts.
सो इसी टाइम आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी देखने के लिए मिलेगा. इसके वजह से फिर से आपको क्या दिखने के लिए मिलेगा? देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic चेंबर इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस. ओके, सो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल बी कॉजिंग द लिफ्टिंग अप ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, और इसके वजह से देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic चेंबर इन dorsoventral axis. Okay, and now this will be leading to overall increase in the thoracic chamber ka volume. Okay, so hence pulmonary volume will be also increases, and we already know that when volume is more, pressure is going to be less inside, hai na? So hence increased pulmonary volume will be causing for the decreased intrapulmonary pressure compared to that of the atmospheric pressure, and इसके वजह से air from the atmosphere will be entering inside the lungs. So this will be forcing air from the atmosphere to enter into the lungs. ये हो जाता है इंस्पिरेशन में. एक्सपिरेशन में क्या होता है? एग्जैक्टली उल्टा. सो diaphragm जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, फ्लैट हो गया था, now it will become dome shaped. That is, it is going to get relaxed. और इसकी वजह से क्या हो जाता है? There is going to be decrease in the volume of the thoracic chamber in anterior posterior axis. मतलब अप डाउन डायरेक्शन में आपको रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द thoracic chamber देखने के लिए मिलेगा, एंड at the same time there is going to be relaxation of the external intercostal muscle between the ribs, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? sternum and ribs are going to come back to its position, which will be leading to decrease in the volume of the thoracic chamber in dorsoventral axis. आगे पीछे डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो जाएगा, thoracic chamber का वॉल्यूम कम हो जाएगा, and this will be leading to decrease in the thoracic वॉल्यूम. ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है, thorax का अंदर का वॉल्यूम ओवरऑल कम हो जाता है. इसके वजह से पल्मनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है. इसके वजह से वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर ज्यादा हो जाता है अंदर. सो दिस विल बी लीडिंग टू मतलब डिक्रीज इन द पल्मनरी वॉल्यूम. Decrease in the pulmonary volume will be causing increase in the intrapulmonary pressure slightly with comparison to the atmospheric pressure. मतलब अभी क्या हो गया? Atmospheric pressure is going to be more compared to that of the atmospheric pressure is going to be less compared to that of the atmospheric lung ka pressure. I repeat once again, decrease in the pulmonary volume will be causing for increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure. मतलब अभी lungs के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर. मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर कम. सो इसके वजह से क्या हो जाता है? एयर फ्रॉम द लंग्स विल बी गोइंग आउट इनटू द atmosphere. So this will be forcing air from the lungs to go out into atmosphere. So ये हो जाता है expiration time में, and this is what is going to happen during the process of breathing. Okay? So हमारा breath rate कितना होना चाहिए? That is around 12 to 16 times we breathe in a minute. Okay, and these values and the different respiratory volumes is very important, and it is having highly clinical significance. So let's study about different respiratory volumes, starting with the tidal volume. Tidal volume कितना होना चाहिए? What is the tidal volume? It is going to be 500 ml. So what is tidal volume? Volume of air that has been inspired and or expired normally during the respiration. Next is inspiratory reserve volume, that is going to be 2500 to 3000 ml. ERV is going to be 1000 to 1100. RV is going to be 1100 to 1200 ml. अभी ये याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है. फर्स्ट हमें एक मंत्र याद करना होगा, दैट इज टीवी, ERV, IRV, RV. Okay, so what is going to be TV? TV is going to be 500 ml. ERV is just a double of what is TV, that is 1000 ml. ओके मतलब ERV कितना हो गया? 1000 ml टू 100 ml इज गोइंग टू बी ERV. अभी यही जो 1000 ml जो है यहाँ, इसको ट्रिपल करो, दैट इज गोइंग टू बी 3000 ml विच इज गोइंग टू बी IRV. सो IRV इज हाउ मच? 2500 टू
3000 ml इज गोइंग टू बी IRV. फिर RV क्या है, ये सारा वॉल्यूम का मिडल वॉल्यूम जो है, मतलब यहाँ जो एक वॉल्यूम दिख रहा है दैट इज 1100 ml, दिस इज गोइंग टू बी RV, दैट इज 1100 ml to 1200 ml is going to be RV. So this is the way to remember all the different respiratory volumes. Next respiratory capacities के बारे में देखेंगे. IC, inspiratory capacity is going to be TB plus IRV. Expiratory capacity is going to be TB plus ERV. FRC is functional residual capacity, that is going to be ERV plus RV. And vital capacity is going to be IRV, TB plus ERV plus RV is going to be, sorry, RV nahi, IRV is going to be VC. मतलब VC is TB plus IRV plus ERV is going to be VC. And last, total lung capacity क्या है? Total lung capacity is going to be TB plus ERV plus IRV plus RV is going to be total lung capacity, which can also be written as VC plus RV. VC plus RV is going to be total lung capacity. ये हो गया अलग अलग respiratory volumes और respiratory capacity के बारे में. So now we will be understanding, मतलब after जो breathing mechanism of breathing के बारे में next step क्या आता है, steps of respiration में first step is breathing है ना, उसके बाद आता है diffusion of gases across the alveoli, फिर से diffusion of gases आता है between blood and tissue. So अभी हम पढ़ेंगे with respect to, now let's understand about the diffusion of gases which is going to happen at two places. Okay, मतलब एक तरह का exchange of gases हो रहे हैं यहाँ. So next let's study about where is it, yeah, next let's study about exchange of gases. So there are two places where we can see exchange of gases. So primary site of exchange of gases is going to be alveoli, मतलब first हम diffusion कहाँ देखते हैं, across the alveoli है ना, and next we will be seeing the diffusion between the blood and tissue. That is the secondary site for exchange of gases is between the blood and tissue. और ये exchange of gases कैसे होता है, with the help of diffusion, and gases that is involved is carbon dioxide and oxygen है ना. अभी now let's understand different factors which is affecting the diffusion. So diffusion के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, solubility of gas is very important. हमारा carbon dioxide जो है gas, it is going to be more soluble compared to that of oxygen. Okay, so carbon dioxide is 20 to 25 times more soluble in comparison with the oxygen. And also concentration and pressure gradient is important for the diffusion. ओके ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है तो ज़्यादा डिफ्यूशन हो सकता है. ओके अच्छे से सोल्यूबिलिटी है तो अच्छे से सोल्यूबलाइज हो सकता है, हेंस डिफ्यूशन इज गोइंग टू बी मोर इफ द गैस इज लाइक मोर सोल्यूबल. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एबल टू बेटर शो द डिफ्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन विद रेस्पेक्ट टू सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस है ना. ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी आल्सो हेल्पिंग अस फॉर द बेटर डिफ्यूशन. सो always gases will be moving from the higher concentration to lower concentration. मतलब always gases will be moving from higher pressure area to lower pressure area. हम यहाँ pressure को partial pressure बोलते हैं, and here pressure will be determined with the help of mmHg, that is millimeter of mercury unit. Okay, अब ये partial pressure मतलब है क्या? Partial pressure is nothing but it's the when partial pressure of a particular gas, if you consider partial pressure of particular gas, if you consider, it is the pressure which has been exerted by the individual gas in the mixture of gases. Okay, so it can be written as PO2 PCO2. PO2 मतलब partial pressure of oxygen, PCO2 मतलब partial pressure of carbon dioxide. मानो एक जगह में there is going to be both oxygen as well as carbon dioxide. Okay, एक गैस चेम्बर में बहुत सारा ऑक्सीजन है मानो. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज क्वाइट लेस. अभी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ ज्यादा हो गया, विच मीन्स द इंडिविजुअल गैस दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन ऑन कार्बन डाइऑक्साइड. जब ऑक्सीजन ज्यादा होता है एक गैस चेम्बर में, it will be putting more pressure to the
other gases. So hence definitely partial pressure of oxygen here is going to be more in comparison with the oxygen. Since the concentration of oxygen is more over here, it will be putting more pressure on other gases, hai na? So hence we can consider that partial pressure of oxygen in this gas chamber is going to be more in comparison with the carbon dioxide. So this is one way of depicting the concentration of a particular gas, that is with the help of partial pressure. Okay. So movement of gases is always going to happen from higher partial pressure area to the lower partial pressure area. Okay. For example, atmosphere में partial pressure of oxygen is going to be 159 mmHg, and alveoli में partial pressure of oxygen is going to be 104 mmHg. मतलब atmosphere से alveoli के अंदर oxygen घुस जाएगा, because always oxygen or any gas will be moving from higher partial pressure to lower partial pressure. So next factor which is affecting the diffusion is going to be thickness of diffusion membrane. Okay, ज़्यादा thickness है तो कम diffusion होगा, diffusion membrane का thickness ज़्यादा होगा तो कम होगा diffusion, diffusion membrane का thickness बहुत कम होगा तो diffusion ज़्यादा होगा. ओके, सो हमारा प्राइमरी सेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, मतलब alveolar sac में, वहाँ diffusion membrane का thickness is less than 1 millimeter. Okay, and there are different membranes which is present in the alveolar sac and which will be helping in the diffusion, and उसका image मैंने यहाँ first slide में डाला हुआ है. So you can see over here, ये जो है ये alveolar sac है, इसका membrane जो है it is made up of simple squamous epithelial tissue, and next there is no cellular membrane, it is just made up of a basement membrane which is not cellular, which will be having some modified polysaccharide. उसके बाद आता है हमारा blood capillary का membrane, उसको endothelium of capillaries कहते हैं. So these three membranes will be forming the diffusion membrane in the alveolar sac, and entire thickness जो है ये तीन membrane का साथ में मिला के it is going to be less than 1 millimeter, which means easily gases will be able to get diffused through these membranes. Okay, oxygen अंदर जाता है, carbon dioxide alveoli के अंदर जाता है. Okay, so ये हो गया हमारा diffusion membrane के बारे में. And next we will be studying about, before understanding about exchange of gases in detail, we have to know different types of blood vessel. ये blood vessel के बारे में जल्दी जल्दी देखेंगे. तीन blood vessels होता है हमारे body में, that is capillaries, arteries, veins. Arteries are going to be having thickest wall, narrow lumen, लेकिन veins का जो thickness जो है wall का कम होता है लेकिन lumen ज़्यादा होता है. And arteries are of two types. Okay, that is pulmonary artery and aorta. In general, artery का function क्या है? It will be transporting the blood always away from the heart. इसीलिए इसका wall का thickness थोड़ा ज़्यादा होता है. Okay, pulmonary artery will be transporting the blood from the heart to the lungs, and they will be transporting DOB, मतलब deoxygenated blood, मतलब कम ऑक्सीजन है ये ऐसा वाला ब्लड में, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. एंड aorta will be transporting the blood from the heart to the different part of the body, and they will be transporting oxygenated blood, मतलब इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ओके, एंड veins are also of two types. veins का function क्या होता है? It will be transporting the blood towards the heart. So two types of veins. Pulmonary vein will be transporting the blood from the lungs to the heart, and they will be transporting oxygenated blood. Whereas vena cava is another type of vein. यहाँ आपको further दो तरह का देखने के लिए मिलेगा vena cava. So in general vena cava क्या करता है? They will be transporting the deoxygenated blood. Okay, so they will be transporting deoxygenated blood कहाँ से कहाँ? From the different part of the body into the heart. Last, capillaries. They are the smallest blood vessel, and they will be connecting the arteries and veins, and they will be transporting the blood specifically into the cells. So ये हो गया हमारा अलग अलग वेसल्स के बारे में. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ये कैसे होता है? लेट्स हैव अ लुक एट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन आता है एल्वियोलाई के अंदर, फिर यहाँ से आता है DOB. DOB एंड एल्वियोलर एयर विल बी मिक्सिंग to form a new partial pressure of oxygen that is going to be 95 mmHg. फिर यहाँ से जाता है
टिश्यू के अंदर, टिश्यू में कैटाबॉलिक रिएक्शन होने की वजह से सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है, दैट इज बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज गोइंग टू बी जस्ट 40. ओके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा टिश्यू में प्रोड्यूस हो जाता है, सो इसके वजह से टिश्यू में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन मतलब PCO2 इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. यहाँ से आता है ब्लड, टिश्यू से गैस फिर जाता है ब्लड वेसल के अंदर, दैट इज DOB विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू, एंड यहाँ से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से एटमॉस्फेरिक एयर. ओके, सो अभी अलग अलग पार्शियल प्रेशर जो है गैसेस का अलग अलग पार्ट में, ये कैसे याद करें. कहीं भी देखो तो सबसे कम पार्शियल प्रेशर आपको दिखने के लिए मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 40 40 40 40. Okay, and partial pressure of carbon dioxide in any part of the body, if you consider, it is going to be either 40 or 45 mmHg. Okay, ऑक्सीजन का सबसे कम पार्शियल प्रेशर टिश्यू में होता है एंड दैट इज गोइंग टू बी 40, एंड ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है, इन एल्वियोलाई, दैट इज 104. मतलब आप यहाँ एक तरह का सिमिलैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज 104 एंड 40, मतलब 4 एंड 0 इज कॉमन इन बोथ द प्लेस ओवर हियर. ओके, एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड में 95 mmHg इज गोइंग टू बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट वुड हैपन बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ दिस ब्लड. ओके, सो ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. नाउ कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मतलब स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखो तो ब्रीदिंग हो गया हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, दैट इज अक्रॉस द एल्वियोलर सैक एंड आल्सो बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, वो भी हो गया है ना. यहाँ ब्लड एंड टिश्यू के बीच में एल्वियोलर सैक, इसके अक्रॉस कैसे डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये देख लिया. सो द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. दो गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन, that is 97% of oxygen will be transported with the help of hemoglobin in the form of oxyhemoglobin. Just 3% of oxygen will be transported by plasma in the dissolved form. फिर कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% of carbon dioxide will be transported by hemoglobin. 70% of carbon dioxide will be transported in the form of bicarbonate, and just 7% of carbon dioxide will be transported in the form of plasma, मतलब dissolved form in the plasma. So यहाँ additional way of transportation of carbon dioxide क्या है, that is bicarbonate. बाकी सारा सिमिलर है, परसेंटेज में अलग अलग आपको देखने के लिए मिल रहा है. ओके, सो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू हैपन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. ओके, एंड यहाँ मैक्सिमम वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हो रही है with the help of bicarbonate. Okay, so now let's understand how oxygen will be transported with the help of hemoglobin. Okay, so oxygen is being transported with the help of hemoglobin by forming oxyhemoglobin formation. So there are different factors which is favorable for this and not favorable for this. So let's have a look at this. So favorable condition for oxyhemoglobin formation is like this. ज़्यादा PO2 होना चाहिए फॉर ऑक्सीजन टू गेट ट्रांसपोर्टेड विद हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. कम PCO2 होना चाहिए, कम हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, मतलब ज़्यादा pH होना चाहिए, एंड कम टेम्परेचर होना चाहिए. सो दिस इज द फैक्टर्स विच इज फेवरेबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, मतलब फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन. दिस आर द फैक्टर्स. ऐसे ही देखो हमने देख लिया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन से थ्रू कैसे हो रही है. अभी देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. कार्बन डाइऑक्साइड विल बी बाउंड टू हीमोग्लोबिन एंड इट विल बी फॉर्मिंग कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन. और इसका प्राइमरी जो फैक्टर है, मतलब इफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, द वेरी प्राइमरी फैक्टर फॉर दिस इज लेस PO2 होना चाहिए. यहाँ भी ज्यादा PO2 होना चाहिए फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन. यहाँ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होना है तो कम PO2 होना चाहिए, ज्यादा PCO2 होना चाहिए, ज्यादा हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए. So this is one way of transportation of carbon dioxide. Another way of transportation of carbon dioxide is going to be by bicarbonate formation. अभी बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन के पहले एक चीज देखेंगे, दैट इज सिग्मॉइड कर्व जो दिख रही है आपको, एस शेप्ड कर्व जो दिख रही है, मेनली ये जो कर्व दिख रही है, सो इसके बारे में देखेंगे. ओके, सो दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. वाई एक्सिस में हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है, एक्स एक्सिस में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है. सो दिस पर्टिकुलर ग्राफ जो है यहाँ आपको सिग्मॉइड ग्राफ दिखने के लिए मिल रही है.
and this indicates percentage of saturation of hemoglobin against PO2. Okay, so it is hemoglobin which is actually transporting the oxygen, है ना. So as in when you increase the concentration या pressure of oxygen, definitely more and more oxyhemoglobin formation is going to happen, but there is going to be a saturation point. क्योंकि hemoglobin का नंबर इन्फिनिटी नहीं है हमारे बॉडी में, इट इज गोइंग टू बी फाइनाइट ओनली, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन ओनली कैन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन. इट इज नॉट लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. मतलब आप बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो hemoglobin cannot transport further oxygen because it would be saturated by oxygen, and it is hence this graph is called as oxygen dissociation curve, and which actually indicates the saturation of hemoglobin. Okay, so this particular graph is of high significance kyunki this is going to help us in studying the different factors which is actually affecting the oxygen and hemoglobin association. So this particular graph is useful in studying the effect of different factors like PCO2, hydrogen concentration, temperature, etc. on binding of oxygen with the hemoglobin. Okay, मतलब ये जो graph है, it will be going to the right side if the temperature is ज़्यादा, PCO2 ज़्यादा है, pH मतलब hydrogen concentration ज़्यादा है, मतलब oxygen amount कम है, तो ये जो ग्राफ है ये राइट साइड जाएगा. एंड इफ देर इज लॉट ऑफ ऑक्सीजन देन we will be also able to see less temperature, less PCO2, less hydrogen concentration, and this graph is going to go towards the left side. So hence this graph is going to be helpful in understanding the different factors which is affecting our oxygen and hemoglobin का association. Okay, so next देखेंगे कैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट से ट्रांसपोर्ट हो रही है. So carbon dioxide and water can get mixed up to form क्या है, carbonic acid with the help of carbonic anhydrase enzyme. And we also know that further this carbonic acid can give rise to bicarbonate when same enzyme going to act upon this. Okay, अभी ये जो enzyme है ये कहाँ ज़्यादा होता है, it is present more in RBC, also it is present in some amount in plasma, and this particular enzyme जो है carbonic anhydrase जो है, this is very important in transporting the carbon dioxide. Okay, because by forming bicarbonate and carbonic acid, it is actually transporting our carbon dioxide. So at the tissue side, PCO2 is going to be very high. Okay, because of the catabolism, and hence our carbon dioxide is going to diffuse into the blood and forms bicarbonate in the tissue. Okay, so basically ये जो reaction आप देख रहे हो, this is going to move in this direction in the tissue. Okay, क्योंकि टिश्यू में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, सो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है टिश्यू में, इट विल बी गेटिंग ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. ओके, फिर एल्वियोलर साइट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है बिकॉज ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी मोर इन एल्वियोलर साइट. बेसिकली टिश्यू में ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, लेकिन एल्वियोलर सैक में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है. सो एल्वियोलर साइड में ये जो रिएक्शन है ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज इन द reverse direction. So at the alveolar side where carbon dioxide is going to be less, the reaction is going to proceed in opposite direction, leading to the formation of carbon dioxide and water. So basically जब टिश्यू से alveolar site जाएगा gas with the help of blood, basically it is transported in the form of bicarbonate. जैसे ही bicarbonate alveolar site reach हो जाएगा, वहाँ it will be getting separated into water and carbon dioxide. So thus carbon dioxide is going to get trapped as bicarbonate at tissue level and transported to the alveoli and is being later released in the alveoli. It will be released into carbon dioxide. मतलब bicarbonate will be releasing carbon dioxide in the alveolar site. And around 5 ml of oxygen will be transported by oxygenated blood in the normal physiological condition, and similarly around 4 ml of carbon dioxide will be transported by DOB blood in normal physiological condition. एक ये दूसरा फैक्ट जो है ये आपको याद करना है. Now let's study about the regulation of respiration, which will be happening with the help of nervous system as well as with the help of some chemoreceptors.
सो नर्वस सिस्टम से कैसे रेगुलेट हो रही है, दैट इज विद हेल्प ऑफ मेडुला एंड पॉन्स. मेडुला इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, pons is a pneumotaxic center. So primary regulation will be happening with the help of medulla, which will be regulating the respiration, whereas pons जो है pneumotaxic center, they will be reducing the duration of inspiration, thereby they will be regulating the respiration का duration, and pons can also moderate medulla's function. Coming to chemoregulation, मतलब chemical regulation कैसा होता है. So we have certain chemosensitive areas in different part of the body, like in the aortic arch, carotid artery, medulla, okay, which will be able to detect, or it will be sensitive to hydrogen concentration and carbon dioxide. However, they won't be able to detect oxygen, okay. So जब हमारा ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन होता है, तब क्या होता है, सिग्नल विल बी सेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला. मेड्यूला में सिर्फ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नहीं रहता है, आल्सो दे विल बी आल्सो हैविंग कीमोसेंसिटिव एरिया, ओके. सो जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, उस टाइम सिग्नल विल बी सेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज प्रेजेंट नियर द कीमोसेंसिटिव एरिया इन द मेड्यूला, ओके. सो मेड्यूला जो है, मेडुला में कीमोसेंसिटिव एरिया भी है, उसके साथ एडजेसेंट एरिया में आपको रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी देखने के लिए मिलेगा, ओके. सो मेडुला में दो चीज़ है, कीमोसेंसिटिव एरिया भी है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी है. जब कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम मैसेज विल बी सेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच विल बी रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन, ओके. बट हावेवर ब्लड में जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तब बॉडी को पता नहीं चलेगा. सो बेसिकली role of oxygen in the regulation of respiration is insignificant, okay. Now coming to the disorders, तीन disorder है respiration का, that is asthma, emphysema, ORD, that is occupational respiratory disorder. asthma में क्या होता है, inflammation of bronchi bronchioles होता है, cause of which you will be able to see wheezing. एम्फाइसिमा empty alveoli, empty lungs बोलते हैं. सो यहाँ alveoli डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग. ORD इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. यहाँ बहुत सारे डिसऑर्डर्स आता है, जैसे एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ब्लैक लंग डिसीज एंड सो ऑन. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू different things in industry, stone break industry, grinding industry के वजह से ये होता है. So due to long exposure to the different dust of industries, फाइब्रोसिस, एक तरह का टिश्यू फॉर्मेशन होता है इन द लंग्स. सो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के बारे में, एंड वी आर डन विद द चैप्टर. आपको ये नोट्स शायद लेंदी लगेगा, लेकिन नोट्स तो छोटा ही है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ नोट्स है, इसलिए आई हैव यूज द सेम थिंग, ओके. थोड़े डिटेल्ड नोट्स है और चैप्टर वैसे छोटा ही है, okay. So I hope this video is helpful. Let's meet in the next class, next video. Until then, bye bye.